सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित एकाग्र की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ रमेश अनुपम जी जुड़े हुए हैं। रमेश अनुपम जी, सभी मित्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। रमेश अनुपम जी का लेखन कई विधाओं में हमें पढ़ने को मिलता है और हम उनकी सक्रियता को जानते समझते हैं। मित्रों, रमेश अनुपम जी नरेश सक्सेना जी पर एक पुस्तक को भी संपादित कर रहे हैं। वह पुस्तक भी शीघ्र हमें पढ़ने को मिलेगी। ऐसे में रमेश अनुपम नरेश सक्सेना जी के लेखक पक्ष पर, खास तौर से कवि पक्ष पर क्या सोचते हैं, आज हम स्वयं उनसे सुनेंगे, समझेंगे। हम जानते हैं कि नरेश सक्सेना जी का पहला कविता संग्रह वर्ष 2001 में प्रकाशित हुआ, समुद्र पर हो रही है बारिश। किसी कवि के लिए उसके पहले कविता संग्रह का कितना महत्व है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य कविता के क्षेत्र में नरेश सक्सेना जी की ओर से संभव हुआ। नरेश जी अपनी यह किताब हरिशंकर परसाई की स्मृति को समर्पित करते हैं और ज्ञान रंजन और विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित करते हैं। वे लिखते हैं अपने इस समर्पण में, जबलपुर में उन दिनों दूर तक ये सभी साथ थे जब इन कविताओं की शुरुआत हो रही थी। कवि साथ ही माँ, पापा और अम्मा श्रीमती बेनी कुंवर को याद करता है। रमेश भाई साहब, कुसुम जिज्जी, सुमन, विजय, पूर्वा, राघव और अमिताभ के लिए। इस तरह से यह पहला संग्रह पुस्तकाकार नरेश सक्सेना जी का हम सभी के सामने आता है। इसकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके कुछ अंशों को मैं यहां पर रख रहा हूं। नरेश जी लिखते हैं, यह भूमिका इसलिए भी रख रहा हूं कि इससे कविता को लेकर कवि की जो दृष्टि है, कवि की जो अपनी यात्रा है, उसे हम जान समझ पाएंगे। नरेश सक्सेना जी लिखते हैं अपने पहले संग्रह की इस भूमिका में, 1958 में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के बाद जबलपुर आ गया था। ज्ञान रंजन, विनोद कुमार शुक्ल और मैं लगभग रोज शाम मिलते थे और देर रात तक टहलते थे। परसाई जी के यहाँ जाना भी नियमित था। वहीं मुक्तिबोध, नामवर सिंह, शरद जोशी आदि से मिलना हुआ। इससे पहले ग्वालियर में निदा फाजली, ओम प्रभाकर, नाग बोडस का साथ होता था। मेरी जो भी टूटी फूटी रचनात्मकता है, उसके नाभिक का निर्माण उन्हीं दिनों हो रहा था। एक कवि के बनने की प्रक्रिया को हम इस भूमिका से समझ सकते हैं। वे आगे लिखते हैं, नामवर जी जबलपुर आए तो मलय, सोमदत्त, विनोद कुमार शुक्ल और मैंने कविताएं पढ़ी। गोष्ठी के बाद
नामवर जी ने अचानक पूछा, क्या सिर्फ प्रेम कविताएं लिखते हो? नहीं, नहीं तो, मैंने घबराकर कहा। लेकिन याद किया तो सब प्रेम कविताएं ही थी। इस प्रसंग ने प्रेम के बारे में मेरी दृष्टि ही बदल दी। और इस तरह से कई और बातें इस भूमिका में आती है। एक छोटा सा हिस्सा और पढ़कर मैं चाहूंगा कि रमेश अनुपम जी अपनी बात रखें। एक छोटा सा हिस्सा और पढ़ रहा हूं इस भूमिका से ही। देखिए, वो अपने कवि जो है अपनी कविताओं के अलग अलग क्षेत्रों से कहां कहां से उसे कच्चे माल मिलते हैं इसकी बात कर रहा है। नरेश जी लिखते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरी कविताओं का दूसरा स्कूल था। परिस्थितियां बदलते ही कैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, ठोस से तरल होकर बहने लगता है, ठीक मनुष्यों की तरह। उसके तनावों, दबावों, स्मृतियों और संरचनाओं को जानना मुक्तिबोध की कविताओं को जानने से कम रोमांचकारी नहीं था। मतलब यह कि नरेश सक्सेना साहित्य और साहित्येतर अलग अलग अनुशासनों से अपने कवि पक्ष को मजबूत कर रहे थे। वे जिस तरह से देख रहे थे दुनिया को, अपनी जिन ज्ञानेंद्रियों के सहारे अपने जीवन को, अपने आसपास को, अपने परिवेश को जान समझ रहे थे, उसे अपनी कविता में उतारने की कोशिश कर रहे थे। यह संग्रह उसका एक प्रमाण है, उसका एक उदाहरण है। तो आइए मित्रों, हम रमेश अनुपम जी से अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। आदरणीय रमेश अनुपम, हार्दिक स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि नरेश सक्सेना जैसे हमारे समय के अद्वितीय कवि और महत्वपूर्ण कवि पर एकाग्र या महत्वपूर्ण आयोजन करने जा रहे हैं। तो जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार निसंदेह बधाई के पात्र हैं। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। मित्रों, जैसा कि अर्पण कुमार जी बता रहे थे कि नरेश सक्सेना जी का पहला काव्य संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश सन 2001 में प्रकाशित हुआ और लगभग उस समय नरेश सक्सेना की उम्र रही होगी 60 साल की। तो 60 साल की उम्र में नरेश सक्सेना जी का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहा था और वह इसलिए प्रकाशित हो रहा था 60 साल की उम्र में क्योंकि सन 2000 में उन्हें पहल सम्मान घोषित हो चुका था और ज्ञान रंजन जी चाहते थे कि कम से कम पहल सम्मान के अवसर पर नरेश सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह तो प्रकाशित होकर आ जाए। और मंगलेश डबराल की ड्यूटी लग गई थी कि नरेश सक्सेना को पकड़कर उनका पहला काव्य संकलन तैयार करवा ली जाए। तो इस तरह 60 वर्ष की उम्र में नरेश सक्सेना जैसे महत्वपूर्ण कवि का प्रथम काव्य संकलन राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होता है। वह भी इसलिए क्योंकि ज्ञान रंजन और मंगलेश डबराल उनके पीछे पड़ जाते हैं कि संग्रह तो आना चाहिए। मित्रों, सन 1960 से जब जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे नरेश सक्सेना जी, तब से उन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। विनोद कुमार शुक्ल उनके बहुत गहरे मित्र थे और विनोद कुमार शुक्ल भी उन्हीं दिनों जबलपुर से कृषि महाविद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे। नरेश सक्सेना इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल कृषि महाविद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों ही कवियों का एक ठौर ठिकाना हुआ करता था और वह ठौर ठिकाना था हरिशंकर परसाई का घर,
जहां वे नियमित रूप से जाया करते थे। तो हरिशंकर परसाई ने उन्हें समाज को, यथार्थ को, दुनिया को देखने की एक दृष्टि प्रदान की। और हरिशंकर परसाई के यहाँ अक्सर मुक्तिबोध का भी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जबलपुर में हरिशंकर परसाई साहित्य और संस्कृति के एक केंद्र बिंदु बन चुके थे। तो मुक्तिबोध से भी नरेश सक्सेना का और विनोद कुमार शुक्ल का अक्सर मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, कविता को लेकर, समाज को लेकर, दुनिया को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर। तो हरिशंकर परसाई के सानिध्य ने और मुक्तिबोध के सानिध्य ने नरेश सक्सेना को कविता को समझने की, अपने समय के यथार्थ को समझने की, अपनी दुनिया को समझने की एक गहरी दृष्टि प्रदान की। और नरेश सक्सेना यह जान रहे थे कि कविता जो है वह बहुत गंभीर कर्म है और एक कवि की एक सामाजिक भूमिका भी होती है, और यह भूमिका इस पर निर्भर करती है कि वह समाज को लेकर किस तरह सोच रहा है या किस तरह से समाज को समझ रहा है। तो नरेश सक्सेना के प्रारंभिक काव्य स्वरूप को गढ़ने में हरिशंकर परसाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके अतिरिक्त गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे हमारे बहुत सुप्रसिद्ध कवि आलोचक की भी एक बड़ी भूमिका नरेश सक्सेना के काव्य विवेक को गढ़ने में, एक नई दिशा देने में रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि 1960 के पश्चात 1962 में, 1964 में नरेश सक्सेना की कविताएं धर्मयुग और कल्पना में प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। वे कल्पना में भी छप रहे थे, जो बद्री विशाल पित्ती हैदराबाद से निकाल रहे थे। मुंबई से धर्मवीर भारती जिस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, धर्मयुग, उसमें भी प्रकाशित हो रहे थे। और दोनों तरह की कविताएं नरेश सक्सेना लिख रहे थे। एक तो छंदबद्ध कविताएं जो अभी 125वें पहल के अंक में दिखाई देती है, जो फूलन बाई को लेके लिखा है, और चंबल नदी को लेकर जो उन्होंने लिखी है अभी पहल के 125वें अंक में, उसमें उनकी जो छंदबद्ध जो पहले की जो कविताएं रही हैं उसका एक स्वरूप पहल के 125वें अंक में जो उनकी 3 कविताएं प्रकाशित हुई हैं उसमें दिखाई देती है। तो धर्मयुग में और कल्पना में, धर्मयुग में छंदबद्ध कविताएं लिख रहे थे और छंद मुक्त कविताएं कल्पना में लिख रहे थे। तो 1962-64 से उन्होंने कविताएं विधिवत लिखना और प्रकाशित करवाना प्रारंभ कर दिया था। और इसके बाद भी आश्चर्य होता है कि ऐसे नरेश सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह बहुत ज्यादा तकाजे के बाद, बहुत ज्यादा दबाव के बाद 2001 में प्रकाशित होकर आता है, समुद्र पर हो रही है बारिश। और रविंद्र कालिया के तकादे के बाद, जब रविंद्र कालिया ज्ञानपीठ में थे, तो उनके तकादे के बाद, उनके दबाव के बाद 2012 में उनका दूसरा काव्य संग्रह आता है, सुनो चारुशिला। तो कहने का मतलब या तात्पर्य मेरा यह है कि नरेश सक्सेना जी बहुत संकोची हैं, बहुत विनम्र हैं और अपनी कविताओं को लेकर बहुत उदासीन रहने वाले हमारे कवि अग्रज मित्र हैं। तो इस तरह से उनका पहला काव्य संग्रह 2001 में आता है, समुद्र पर हो रही है बारिश, 2012 में सुनो चारुशिला, और तीसरा काव्य संग्रह हम लोग सब लोग चाहते थे कि 2021 में आ जाए, चंबल नदी के नाम, ये चंबल नदी को लेकर, वो 2022 जनवरी में भी अभी तक नहीं आ पाया है। बहरहाल जिस बात को लेकर नरेश सक्सेना जी की बड़ी प्रशंसा होती है या बड़ी चर्चा होती है और उनकी तुलना अक्सर हिंदी के प्रखर कवि से उनकी तुलना की जाती है आलोक धनवा से। आलोक धनवा के साथ इसलिए तुलना की जाती है कि उनका जो पहला काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, वो बहुत बाद में आया। बहुत जब उनकी कविताओं की लगातार चर्चा होती रही एक लंबे समय से, उसके बाद उनका काव्य संग्रह आता है। लेकिन आलोक धनवा काव्य संग्रह से पहले ही चर्चा में आ चुके कवि थे अपनी कविताओं को लेकर।
और ठीक नरेश सक्सेना के साथ भी यही होता है। उनका काव्य संग्रह तो 2001 में आता है, लेकिन नरेश सक्सेना की कविताओं की चर्चा तो 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 में होती रही और लगातार होती रही। और ये माना जाता रहा कि हिंदी के वे विशिष्ट कवि हैं जिनका अपना एक अलग काव्य मुहावरा है, जिनका यथार्थ को अपनी एक अलग देखने की दृष्टि रही है। उनका कथ्य अलग रहा है, उनका शिल्प अलग रहा है, उनके बिंब और प्रतीक भी अलग रहे हैं। इसलिए नरेश सक्सेना अपने आप को कहते हैं, हर शब्द एक बिंब, हर बिंब की अपनी खुशबू और छुअन की आवाज। तो इस तरह शब्दों को लेकर, बिंबों को लेकर, प्रतीकों को लेकर सोचने वाले कवि नरेश सक्सेना रहे हैं, जो अपनी कविताओं को लेकर, उसके प्रकाशन को लेकर और खुद को लेकर भी बेहद उदासीन रहे हैं। और मित्रों, हमें जानते हैं कि नरेश सक्सेना हमारे समय के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट कवि हैं, जिनकी कविताओं पर अभी और बहुत सारी चर्चा होनी बाकी है। नरेश सक्सेना पर हिंदी आलोचना का ध्यान भी, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है कि नरेश सक्सेना की कविताओं पर हिंदी आलोचना का ध्यान जिस तरह से जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं गया है। तो अब कोशिश इस बात की भी होनी चाहिए, हमारे ऐसे बहुत अद्वितीय कवि, महत्वपूर्ण कवि, अग्रज कवि नरेश सक्सेना की कविताओं पर हिंदी आलोचना का ध्यान बहुत गंभीरता पूर्वक जाए और उनकी कविताओं को हम एक नए आलोक में, एक नई दृष्टि में देखने की कोशिश करें। और इस दिशा में मैं सोचता हूँ कि जनसुलभ ने जो काम शुरू किया है, अर्पण कुमार ने जो काम किया है, ये एक अपने आप में मिसाल तो है ही। तो मित्रों, मैं कुछ बातें उनके दूसरे काव्य संग्रह में जो उन्होंने अपनी कविता को लेकर जो भूमिका में कही है, सुनो चारुशिला में, उसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में नरेश जी बहुत कम बोलते हैं, मिलने पर भी बहुत कम बोलते हैं और किताबों में, अपनी काव्य संकलन में तो बहुत कम लिखते हैं। लेकिन सुनो चारुशिला में उन्होंने अपनी कविता की प्रक्रिया के बारे में, अपनी मतलब किस तरह कविता को होना चाहिए, कविता का क्या उद्देश्य होना चाहिए, कविता की क्या प्रयोजनीयता होनी चाहिए, उस पर सुनो चारुशिला में नरेश जी ने जो लिखा है वो हमें जानना चाहिए। नरेश जी ने लिखा है, कविता ऐसी जो पाठक को विचलित करे, भाव बोध का परिष्कार करे और दृष्टि को बदल दे। मनुष्यता का ऐसा दस्तावेज जो अपने समय के अन्याय और क्रूरता को चुनौती देता हो। मनुष्यता का ऐसा दस्तावेज, कविता के विषय में कह रहे हैं नरेश सक्सेना, मनुष्यता का ऐसा दस्तावेज जो अपने समय के अन्याय और क्रूरता को चुनौती देता हो। कविता ऐसी जो बुरे वक्त में काम आए, जो हिंसा को समझ और संवेदना में बदल दे। ऐसी कविता जो हमें बच्चों जैसा सरल और निश्चल बना दे, कौतूहल और प्रेम से भर दे। किंतु क्या ऐसा संभव हो पाता है? क्या नरेश सक्सेना ने स्वयं अपनी कविताओं में ऐसा कुछ करने की कोई कोशिश की है? तो इसके लिए हमें एक उनकी कविता है, उसमें जाना होगा, जिसका शीर्षक है 6 दिसंबर। और 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम आप सब जानते हैं कि 6 दिसंबर हमारे लिए क्यों एक बहुत ही मनहूस तारीख है। यह एक ऐसी तारीख है जिसे हम लोग याद करना पसंद नहीं करते हैं। 6 दिसंबर, ताकि नरेश सक्सेना ने जो कहा है उसे हम देखें कि अपने समय की क्रूरता का
किस तरह से धार्मिक कट्टरता का किस तरह से एक गंभीर कविता, एक गंभीर कवि विरोध करता है, उसके प्रतिपक्ष में खड़ा होता है। 6 दिसंबर नरेश सक्सेना की कविता है, जो उनके पहले काव्य संग्रह में प्रकाशित है, समुद्र पर हो रही है बारिश में। इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद गजनवी लौट गया था। लौटा नहीं था वह, यही था। लौटा नहीं था वह, यही था। सैकड़ों बरस बाद अचानक वह प्रकट हुआ अयोध्या में। सैकड़ों बरस बाद अचानक वह प्रकट हुआ अयोध्या में। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। सोमनाथ में उसने किया था अल्लाह का काम तमाम। इस बार उसका नारा था जय श्री राम। यह एक कवि का सामाजिक जो पक्षधरता है उसकी एक मिसाल है। और एक ऐसे दौर में जब धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें एक कवि का अपना एक हस्तक्षेप है, जो नरेश सक्सेना ने 6 दिसंबर नामक कविता के माध्यम से किया है। और गुजरात के दंगों पर भी, 2002 के दंगों पर भी उनकी कविताएं हैं, जो उनके दूसरे काव्य संग्रह में, सुनो चारुशिला में। और ये भी मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जिसे हमें जाननी चाहिए। गुजरात एक शीर्षक है इस कविता का, जो उनके दूसरे काव्य संग्रह में है। और गुजरात में जो कुछ हुआ 2002 में, हम सब लोग जानते हैं क्या हुआ। गुजरात एक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेश सक्सेना बहुत इस तरह के कवि नहीं है जो समाज में हो रहे अन्याय का, क्रूरता का, धार्मिक असहिष्णुता का विरोध न करते हैं। वे अपने विरोध को दर्ज करते हैं, अपनी कविताओं में दर्ज करते हैं, और बहुत शिद्दत के साथ दर्ज करते हैं। उनकी कविता है गुजरात एक, सन 2002 में गुजरात में जो भी हुआ उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया। लाशों से भरे दृश्य हैं, धुएं से भरी हवाएं। लाशों से भरे दृश्य हैं, धुएं से भरी हवाएं। ऐसे में घर की सारी पत्रिकाएं और अखबार हटा दिए कि कहीं मेहमान की उन पर नजर ना पड़ जाए। रेडियो और टीवी के कनेक्शन काट दिए कि कहीं खबरें ना आने लगे एन वक्त। लेकिन गोश्त जरा सा लग गया रसोई में। घर में जले हुए गोश्त की बू फैल गई है, इसका क्या करें। एक मुसलमान दोस्त आने वाले हैं खाने पर। ये गुजरात दंगे को लेकर लिखी गई एक कविता है, लेकिन ये कविता इतनी सीधी सरल सहज नहीं है। एक हस्तक्षेप है अपने समय में, अपने समाज में, एक कवि का अपना हस्तक्षेप। तो नरेश सक्सेना को अगर हम देखें तो वैचारिक दृष्टि से ऐसे सजग कवि हैं जो अपने समय में, अपने समाज में, अपने यथार्थ में हस्तक्षेप करने से नहीं चूकते हैं। प्रतिरोध की शक्ति उनकी कविताओं में बहुत गहरी है, बहुत गहरे प्रतिरोध के कवि हैं। और इस प्रतिरोध को बहुत कम नोटिस लिया गया है कि नरेश सक्सेना की कविताओं में इस तरह के प्रतिरोध भी प्रखरता के साथ आते हैं। इसके अतिरिक्त भी नरेश सक्सेना की एक और कविता है रंग, जिसकी बड़ी चर्चा होती है। रंग बड़ी उनकी प्रसिद्ध कविता है, सब लोग जानते हैं, कई बार उसको उद्धृत भी करते हैं। रंग बड़ी प्यारी कविता है, छोटी सी कविता है, मुश्किल से 7 पंक्तियों की कविता है, लेकिन है बड़ी गजब की कविता।
सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। ये कविता भी उनकी दूसरे काव्य संग्रह में है, सुनो चारुशिला में। रंग, सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। मजा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, अभी तो और मजा आएगा। मैंने कहा, बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। ये जो धर्म को लेकर जो हम इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करते हैं, एक दूसरे पर नफरत का जो जहर फैलाने की जो कोशिश करते हैं, उसकी उसका जवाब है ये 7 पंक्ति की एक छोटी सी और खूबसूरत सी कविता कि धरती मुसलमान भी होती है। आकाश जो है उसमें तीनों रंग दिखाई देते हैं। तो आकाश को, धरती को आप क्या करेंगे? आप इसको कैसे धर्म के खांचे में बांटेंगे आप? तो नरेश सक्सेना जैसे कवि का ये प्रतिरोध है। लेकिन केवल नरेश सक्सेना प्रतिरोध के कवि हैं, ये कहना भी गलत होगा। नरेश सक्सेना मनुष्यता और प्रकृति के पक्ष में खड़े हुए एक बड़े कवि हैं। उनकी कविता में जगह जगह पर मनुष्यता को लेकर, प्रकृति को लेकर, खींचती हुई संवेदना और करुणा को लेकर एक गहरी करुणा दिखाई देती है। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें हम इस तरह की करुणा को, संवेदना को, जो मनुष्यता जो छीज रही है, जो प्रकृति जो नष्ट हो रही है, उसकी चिंता नरेश सक्सेना करते हैं। और नरेश सक्सेना बहुत अद्भुत इसलिए है कि उनके यहाँ प्रकृति के अनेक रंग हैं, अनेक खुशबू हैं, जिन्हें शायद नरेश सक्सेना जैसे कवि ही देख पाते हैं और उसे लिख पाते हैं और बहुत खूबसूरती से लिखते हैं। समुद्र पर हो रही है बारिश में इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं जो ये बताती हैं कि नरेश सक्सेना प्रकृति को लेकर कितने चिंतित रहते हैं और प्रकृति उनके यहाँ किस तरह से आती है। मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा। ये भी बहुत यह कविता भी बहुत प्रसिद्ध कविता है और आप सब लोगों ने सुनी होगी जरूर ये कविताएं। एक वृक्ष भी बचा रहे, बहुत प्यारी कविता है ये। जब ये प्रकाशित हुई थी उन दिनों में भी इस कविता की बड़ी चर्चा होती रही है। एक वृक्ष भी बचा रहे, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर, साथ जाएगा एक वृक्ष, अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा, गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। अब इस तरह की कविता हिंदी साहित्य में बहुत दुर्लभ है। एक वृक्ष की चिंता, और वह भी इस तरह से चिंता है। एक वृक्ष जो अपने आप में प्रकृति का एक प्रतिरूप है। तो नरेश जी के यहाँ इस तरह की बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी पानी को लेकर, वृक्ष को लेकर, जिसमें उनकी चिंताएं हमें दिखाई देती हैं कि किस तरह वे प्रकृति को लेकर, मनुष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपनी चिंता को किस तरह से कविता में दर्ज करते हैं। मैं एक और कविता सुनाना चाहूंगा जो इसी तरह की कविता है। कौवे पर कविताएं उनकी है। कौवे को हम यूं ही छोड़ देते हैं
उस पर बात नहीं करते कौवे पर, सबसे उपेक्षित पक्षी है वो। कौवे एक, जो उनके पहले काव्य संग्रह में है, समुद्र पर हो रही है बारिश में। हमारे शहर के कौवे केचुए खाते हैं, आपके शहर के क्या खाते हैं? हमारे शहर के कौवे केचुए खाते हैं, आपके शहर के क्या खाते हैं? कोई थाली नहीं सजाता कौवों के लिए, कोई थाली नहीं सजाता कौवों के लिए, न दूध भरी कटोरी रखता है मुंडेर पर, रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं। सोने से चोंच बढ़ाने वाला एक गीत है तो सही, सोने से चोंच बढ़ाने वाला एक गीत है तो सही, लेकिन होता अक्सर यह है कि वे मार कर टांग दिए जाते हैं शहर में शगुन के लिए। लेकिन होता अक्सर यह है कि वे मार कर टांग दिए जाते हैं शहर में शगुन के लिए। वे झपट्टा मारते हैं और ले जाते हैं अपना हिस्सा, वे झपट्टा मारते हैं और ले जाते हैं अपना हिस्सा। रोते रह जाते हैं बच्चे, चीखती रह जाती हैं औरतें, बूढ़े दूर तक जाते हैं उन्हें खदेड़ते और बड़बड़ाते। कोई नहीं बताता कौवों को कि वे आखिर किस लिए पैदा हुए संसार में। अब देख लीजिए आप कौवे के बारे में, और कौवे को समझ लीजिए आप कि जो हमारा जो सामान्य जन है, जो हमारा दरिद्र जन है, जिसकी संख्या करोड़ों में है, उनकी स्थिति भी किसी कौवे से बदतर नहीं। तो नरेश सक्सेना की इस दृष्टि को, जो बहुत गहरी दृष्टि है, जिसे मुक्ति संवेदनात्मक ज्ञान कहते हैं, एक ऐसी संवेदना जिसमें ज्ञान का पुट हो, तो इस तरह की कविता नरेश सक्सेना की है, जिसमें हम उनके संवेदनात्मक ज्ञान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि केवल संवेदना नहीं है उनके पास, वो संवेदना है जो ज्ञान से युक्त संवेदना है, जिसकी मुक्ति वो चर्चा करते हैं, संवेदनात्मक ज्ञान की। तो नरेश जी इस तरह के कवि हैं जिनके यहाँ कविताओं का अपना एक वैविध्य है, और इस वैविध्य को समझने की आवश्यकता है। बहुत उनकी कविताएं बहुत अलग अलग किस्म की कविता है, किसी एक खांचे में या किसी एक फ्रेम में उन कविताओं को हम नहीं रख सकते। इसी तरह की कविताएं हैं, बहुत अलग अलग कविताएं हैं, और उनका अलग अलग चरित्र है, अलग अलग गुण है, अलग अलग संवेदना है, अलग अलग भाव है, अलग अलग प्रतीक है, अलग अलग बिंब है, अलग अलग कहने की शैली है उनकी। पानी क्या कर रहा है, पानी पर कविता है नरेश सक्सेना जी की। आज जब पड़ रही है कड़ाके की ठंड और पानी पीना तो दूर, उसे छूने तक से बच रहे हैं लोग, तो जरा चलकर देख लेना चाहिए कि अपने संकट की इस घड़ी में पानी क्या कर रहा है। ये नरेश सक्सेना ही लिख सकता है कि पानी क्या कर रहा है, उसे हमें देख लेना चाहिए इस संकट की घड़ी में। अरे वह तो शीर्षासन कर रहा है, पानी शीर्षासन कर रहा है। सचमुच झीलों, तालाबों और नदियों का पानी सिर के बल खड़ा हो रहा है। सतह का पानी ठंडा और भारी हो लगाता है डुबकी, और नीचे से गर्म और हल्के पानी को ऊपर भेज देता है ठंड से जूझने। पानी को लेकर इस तरह से उसका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन पानी को लेकर इस तरह से करना, मुझे नहीं लगता हिंदी में इस तरह की कोई कविता है जो पानी को लेकर इस तरह से लिखी गई हो। इस तरह लगातार लगाते हुए डुबकियां, उमड़ता घुमड़ता हुआ पानी जब आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यह 4 डिग्री क्या, नरेश जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की थी, तो प्रकृति को देखने की उनके पास एक वैज्ञानिक समझ भी थी, विज्ञान की गहरी समझ थी। इसलिए ज्यादातर आलोचक या उनके पाठक मानते हैं कि विज्ञान का जितना सदा हुआ इस्तेमाल नरेश जी अपनी कविताओं में करते हैं, शायद उस तरह से अन्य कोई कवि
नहीं करता है। विज्ञान की पढ़ाई का जितना उपयोग कविताओं में नरेश जी ने किया है, संभवतः उस तरह का उपयोग हिंदी कविता में किसी और कवि ने नहीं किया है। थोड़ी सी बात हम इस पर भी करें कि और हमारे समकालीन कवियों ने, आलोचकों ने नरेश सक्सेना की कविताओं पर या कवि कर्म पर या रचना प्रक्रिया पर या काव्य प्रक्रिया पर क्या कहा है, किस तरह से उनको, उनकी काव्य प्रक्रिया को, उनके कवि कर्म को देखने का प्रयास किया है। मंगलेश ने एक जगह लिखा है, मंगलेश डबराल ने नरेश सक्सेना को लेकर एक जगह लिखा है अपने एक लेख में, शमशेर बहादुर सिंह की मान्यता थी कि एक अच्छा इंसान ही अच्छा कवि होता है। शमशेर बहादुर सिंह मानते थे कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कवि होता है। इस विश्वास को जांचने का सबसे पहला और विश्वसनीय उपाय कविता ही है। अच्छा मनुष्य कभी कभी खराब कविता लिख सकता है, लेकिन यह तय है कि किसी अच्छी कविता का रचनाकार खराब मनुष्य नहीं होगा। जो अच्छी कविता लिखेगा वो खराब मनुष्य नहीं लिखेगा, अच्छा मनुष्य ही लिखेगा, ये मंगलेश मानते हैं। नरेश सक्सेना की कोई भी कविता पढ़ें, उसके पीछे एक नैतिक मनुष्य हलचल करता साफ दिखता है। नरेश सक्सेना की कोई भी कविता पढ़ें, उसके पीछे एक नैतिक मनुष्य हलचल करता साफ दिखता है। हम उनकी कविताएं पढ़कर उनके मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। आप नरेश सक्सेना की कविताओं को पढ़कर ही ये समझ सकते हैं कि नरेश सक्सेना कितने बड़े, कितने अच्छे मनुष्य हैं, इसलिए वे बड़े कवि भी हैं। तो मंगलेश डबराल जी ने जो कहा है नरेश सक्सेना पर, इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अभी इसी महीने जनवरी का जो अंक आया है आजकल का, उस आजकल के अंक में वह जो आजकल का अंक है वो नरेश सक्सेना पर केंद्रित है। और नरेश सक्सेना का एक सुंदर साक्षात्कार लिया है इस आजकल के प्रधान संपादक राकेश रेणु ने। नरेश सक्सेना जी तो बहुत कम साक्षात्कार देते हैं, पकड़ में भी बहुत कम आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बहुत संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और खुद को लेकर बहुत उदासीन रहते हैं। तो बहरहाल राकेश रेणु जी ने लखनऊ पहुंचकर उनको घेरा होगा और जनवरी अंक के लिए उनसे स्वयं साक्षात्कार लिया होगा। तो अपने साक्षात्कार में एक जगह राकेश रेणु उनसे सवाल करते हैं, बहुत सुंदर सवाल है ये जो मैं बताना चाहूंगा। अभी जनवरी के अंक में है, आजकल के अंक में ताजा अंक है ये। राकेश रेणु ने उनसे सवाल किया है नरेश सक्सेना जी से कि आपकी दृष्टि में एक अच्छी कविता की क्या शर्तें हैं या क्या चुनौतियां हैं। ये सवाल है राकेश रेणु का नरेश सक्सेना से। नरेश सक्सेना जी क्या जवाब देते हैं इनका, देखिए। जो आपको हिला दे, आपकी स्मृतियों में दाखिल हो जाए। एक अच्छी कविता के बारे में बता रहे हैं, जो आपको हिला दे, आपको बेचैन कर दे। प्रेमचंद भी कहते थे ना, अच्छा साहित्य आपको बेचैन करेगा, आपकी नींद चुरा लेगा, आपको सोने नहीं देगा। उसी तरह की बात नरेश सक्सेना भी राकेश रेणु के जवाब में कह रहे हैं, जो प्रकाशित है जनवरी अंक में आजकल के। आप जो आपको हिला दे, आपकी स्मृतियों में दाखिल हो जाए, वो जिसको आप बार बार पढ़ना चाहें, वो अच्छी कविता की पहचान है। लेकिन कविता जिन रास्तों से गुजरती है, उसको एग्जामिन जिन तरीकों से हम कर सकते हैं, वह है उसकी सूक्ष्मता, बारीकी।
उसका सौंदर्य बोध और उसकी संवेदना। सूक्ष्मता तो है ही, उसकी बारीकी, स्थूलता नहीं। कभी कविता स्थूलता में नहीं जाती है, बारीकी में जाती है, सूक्ष्मता में जाती है। और उसका सौंदर्य बोध, उसका सौंदर्य बोध क्या है? उस जीवन को, प्रकृति को, मनुष्य को किस तरह देखती है, किस तरह उसके साथ रिएक्ट करती है, प्रतिक्रिया करती है। और उसकी संवेदना, उसकी संवेदना का स्वरूप क्या है? वह मनुष्य और प्रकृति का पक्षधर है कि नहीं? मनुष्य और प्रकृति को बचाने की चिंता है कि नहीं? उसकी संवेदना क्या है? मुक्तिबोध जिसको दूसरे रूप में पूछते थे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, उसी तरह की बात संवेदना को लेकर है। वो अच्छी कविता की पहचान है, लेकिन कविता जिन रास्तों से गुजरती है, उसको एग्जामिन जिन तरीकों से हम कर सकते हैं, वह है उसकी सूक्ष्मता, उसका सौंदर्य बोध और उसकी संवेदना। उसका अंतिम लक्ष्य संवेदना है। हम सारी कलाओं के पास आनंद के लिए जाते हैं। ये देखिए नरेश सक्सेना जी कह रहे हैं, हम सारी कलाओं के पास ऐसे ही नहीं जाते हैं, आनंद के लिए जाते हैं। ज्ञानात्मक संवेदना होती है तो ज्ञान में बढ़त मिलती है। संवेदनात्मक ज्ञान होता है तो संवेदना पैदा कर देता है। ज्ञान संवेदना से अलग होता नहीं है। ज्ञान और संवेदना दोनों एक दूसरे के। नरेश सक्सेना जी अपने आजकल के इंटरव्यू में जो राकेश रणू को दिया है और अभी जनवरी के ताजा अंक में है आजकल में, उसमें कह रहे हैं। तो नरेश सक्सेना जी गंभीर कवि हैं हमारे समय के, बहुत कम बोलते हैं, चुप ज्यादा रहते हैं, संकुची ज्यादा है, और जब बोलते हैं तो कविता को लेकर उनकी जो गंभीर समझ है, गहरी समझ है, वो हमें दिखाई देती है। ये उनका काव्य पक्ष है। मुझे लगता है कि उनका एक दूसरा पक्ष भी है। उनका एक व्यक्ति के रूप में, एक शख्सियत के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, वो भी उनकी कविताओं से कम सुंदर नहीं है। और इन सारी बातों के बारे में जो उनका एक मनुष्य रूप है, एक कविता से इतर जो दिखाई देते हैं नरेश सक्सेना जी, उनके बारे में जब हम जानते हैं तो आश्चर्य से भर उठते हैं कि नरेश जी को एक अच्छे कवि के रूप में तो हम जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में भी इतने अद्वितीय हो सकते हैं, ये हम नहीं जानते थे। ये हमने जाना जब उनके विषय में अन्य लोगों ने फेसबुक में लिखा और बताया कि नरेश सक्सेना एक कवि के रूप में ही महान नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में भी बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है उनका। और किस तरह का विलक्षण व्यक्तित्व, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें तो शायद नरेश सक्सेना के को समझने में हमें मदद मिल सकती है। एक तो विष्णु नागर ने उन पर एक पोस्ट लिखा था जो मुझे याद आता है फेसबुक पर कि लखनऊ के घर में, जिस घर में वो गए थे विष्णु नागर, वहां उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस घर में खाना बनाने वाली का भी उतना ही अधिकार है जो नौकरानी है, जो गुपचुप का ठेला लगाता है उसका भी उतना अधिकार है, और उस घर के वसीयत में वो भी बराबर के भागीदार है। ये नरेश सक्सेना, और ये नरेश सक्सेना कर सकते हैं। उनके विवाह के विषय में भी जब मुझे पता लगा या हम सबको पता लगा तो वह भी कब आश्चर्य नहीं। जबलपुर में पढ़ते हुए विजय जी के साथ उनका विवाह हुआ, और विजय जी कौन थी, क्या थी, हम सब जानते हैं। और उस जमाने में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा छात्र विजय जी से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर जाए उसकी माँ के पास, जो तवायफ है, जिसका कोठा चलता है, विश्वास नहीं होता है। इस तरह की बातें हम फिल्मों में देखते हैं, हिंदी फिल्मों में। इस तरह की बातें हम कहानियों और उपन्यासों में पढ़ते सुनते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जीवन में, समाज में कोई इस तरह
का आचरण करें, ऐसा नहीं होता है, दुर्लभ है। तो नरेश जी की शख्सियत मुझे लगता है एक दुर्लभ व्यक्ति की शख्सियत है। कवि के रूप में भी वे बहुत दुर्लभ है, एक मनुष्य के रूप में भी बहुत दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ कवि को, ऐसे दुर्लभ मनुष्य को हमें जानना चाहिए और उनके विषय में हमें ज्यादा से ज्यादा समझने की, जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण, अद्वितीय कवि तो हैं ही। और अभी 16 जनवरी को 83 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 84 वर्ष में प्रवेश उनका 16 जनवरी को हो गया है। और अच्छा लगता है कि ऐसे बुजुर्ग, आत्मीय और महत्वपूर्ण कवि हमारे बीच हैं, जिनकी कविताओं से, जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलता रहता है। तो मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से नरेश सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनकी उपस्थिति से हमारा हिंदी साहित्य और समाज समृद्ध होता रहता है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो कविता की दुनिया में सक्रिय रहें और उनका तीसरा काव्य संग्रह कम से कम 1-2 महीने के अंतराल में आ ही जाए तो हम सबको बेहद खुशी हो। धन्यवाद। जी शुक्रिया जी, रमेश अर्पण कुमार जी, और कुछ सवाल वाल हो तो बताइए, कुछ और कहना हो तो। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुचिंतित वक्तव्य रहा आपका। और हम लोग आपके माध्यम से नरेश जी की कविताओं की उन विशेषताओं की ओर आगे बढ़ सके जो कहीं ना कहीं आवश्यक है। और यही एक कोशिश भी है कि हम अपने समय के एक महत्वपूर्ण कवि को, जो अपनी कविताओं को लेकर उदासीन भी है और उसके प्रकाशन को लेकर भी बहुत सजग नहीं है, कैसे हमारी उस समय हमारी अपनी साहित्यिक दुनिया के लोग उस संग्रह को लाने के लिए और बाद में दूसरे संग्रह भी जो आते हैं अपनी ओर से प्रयत्न करते हैं। यह कहीं ना कहीं साहित्य की अपनी एक साझेदारी भी है और जिम्मेदारी भी है, जिसका जिक्र आपने भी किया। मित्रों, नरेश सक्सेना जी की एक बेहद महत्वपूर्ण कविता है हिस्सा। कविता जिस तरह से अपनी बहुस्तरीयता में चलती है उसे हम समझ सकते हैं इस कविता के माध्यम से। हिस्सा। बह रहे पसीने में जो पानी है वह सूख जाएगा, लेकिन उसमें कुछ नमक भी है जो बच रहेगा। टपक रहे खून में जो पानी है वह सूख जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लोहा भी है जो बच रहेगा। एक दिन नमक और लोहे की कमी का शिकार तुम पाओगे खुद को और ढेर सारा खरीद भी लाओगे, लेकिन तब पाओगे कि अरे, हमें तो अब पानी भी रास नहीं आता। तब याद आएगा वह पानी जो तुम्हारे देखते देखते नमक और लोहे का साथ छोड़ गया था। दुनिया के नमक और लोहे में हमारा भी हिस्सा है, तो फिर दुनिया भर में बहते हुए खून और पसीने में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरह की सशक्त कविताओं के कवि नरेश सक्सेना जी के पास ऐसी कई महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिन पर
हमें बार बार लौटना पड़ता है। और यह कविता भी उनके पहले कविता संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश में संकलित है। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा। जाने माने लेखक परमानंद श्रीवास्तव कविताएं भी लिखते रहे और कविताओं की आलोचना भी करते रहे। उनका एक महत्वपूर्ण आलोचकीय कर्म जो है वह कविता का उत्तर जीवन शीर्षक से है। यह उनकी एक वर्ष 2004 में प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है, कविता का उत्तर जीवन। इसमें वे कई तरह से कविता को लेकर विचार करते हैं। उसमें कई कई पुराने कवियों पर आलेख हैं और कई समकालीन कवियों पर आलेख हैं। कई पुस्तकों पर भी केंद्रित आलेख हैं। कविता का उत्तर जीवन में कई विचारात्मक आलेख भी हैं। एक जगह इसी नाम से जो उनका आलेख है, कविता का उत्तर जीवन, उसमें परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं, कविता शब्दों में या शब्दों से लिखी जरूर जाती है, पर साथ ही अपने बाहर या आसपास वह जगह भी छोड़ती चलती है जिससे पाठक या आलोचक, जो सबसे पहले खास तरह का पाठक ही है, अपनी कल्पना और समय के अनुरूप भर सकता है। इस तरह देखें तो कविता लिखी जाने के साथ ही उस उत्तर जीवन में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वह कवि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पाठक के अपने विकसित होते अनुभव जगत का भी हिस्सा बन जाती। तो हम जो इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करते हैं, उसमें यही उद्देश्य भी है कि यह जो कविता का अपना उत्तर जीवन है, जिसमें कवि की कविताएं पूरे समाज की कविताएं हो जाती हैं, या किसी कहानीकार की कहानी या किसी उपन्यासकार का उपन्यास, जिस पर हम अपने अपने हिसाब से विचार करते हैं। अलग अलग आलोचक और पाठक अपनी दृष्टि में उन रचनाओं पर अपना विमर्श खड़ा करते हैं। कविता का उत्तर जीवन, बेशक यह नाम परमानंद श्रीवास्तव जी ने कविताओं पर चर्चा करते हुए रखी, लेकिन वे अपनी भूमिका में इसे स्पष्ट भी करते हैं कि यह किसी भी रचना का उत्तर जीवन है। अपनी इसी किताब में रमेश अनुपम जी परमानंद श्रीवास्तव ने नरेश सक्सेना के पहले कविता संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश पर एक सुदीर्घ आलेख भी लिखा। इसलिए इस पुस्तक की चर्चा भी आज यहाँ पर समीचीन है। जाने माने आलोचक और कवि परमानंद श्रीवास्तव नरेश सक्सेना जी के इस संग्रह को और इसमें संकलित उनकी कविताओं को किस रूप में देखते समझते हैं, इसकी एक वानगी मैं यहां पर रखता हूं। एक छोटा सा अंश उस आलेख का जो उन्होंने इनके पहले संग्रह पर लिखा है। परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं, हिस्सा रोशनी, धातुएं, लोहे की रेलिंग और ईंटें जैसे अपने आप में एक कविता श्रृंखला हो या विचार श्रृंखला, क्योंकि सचेत रूप में नरेश सक्सेना की कविताएं कविता और विचार की ऐसी सघन बुनावट से परिचित कराती हैं जो महज रोमांटिक के विरुद्ध अपना पक्ष चुनने से संभव नहीं होती। आश्चर्य नहीं कि नरेश को भूमिका में यह कहना जरूरी लगा कि ये सारी कविताएं मेरे प्रेम की कविताएं, जिस भूमिका की ओर मैंने शुरुआत में इशारा भी किया और उसके अंशों का पाठ भी किया। परमानंद आगे लिखते हैं, प्रेम और जीवन, जीवन और संघर्ष, सृजन और कर्म, राग और विचार, शब्द और संगीत,
यहाँ एक दूसरे से इस तरह अभिन्न है जैसे एक के होने में ही दूसरे का होना भी है। यह एक अर्थ में नरेश की कविता का व्याकरण या अनुशासन है और दूसरे अर्थ में कविता की मुक्ति। संघर्ष एक रोमांटिक काल्पनिक विचार पर नहीं है, जूझना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो कह सकता हो कि दुनिया के नमक और लोहे में हमारा हिस्सा है, जिसकी आपने अभी पंक्तियां सुनी, वही यह भी कह सकता है कि फिर दुनिया भर में बहते हुए खून और पसीने में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। हम सिर्फ एक तरफ नहीं देख सकते। परमानंद आगे लिखते हैं, जीवन के प्रति गहरी आसक्ति नरेश सक्सेना की कविता का मुख्य अभिप्राय है। यह जीवन जितना हमारा निजी और व्यक्तिगत है, उतना ही प्रकृति के संदर्भ में व्यापक, बृहत्तर और सामाजिक भी। नरेश की कविताएं इसी अर्थ में जीवन मर्म के बारे में कुछ अनोखी और अद्वितीय टिप्पणियां हैं। काव्य विडंबना भी अपने आप में कवि के लिए एक मार्मिक प्रत्यक्ष है। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग समय के आलोचक भी किस तरह से नरेश सक्सेना जी की कविताओं का नोटिस ले रहे हैं। वे जो इस तरह के विवरण या इस तरह के काम जो पहले हुए, वे आज भी हो रहे हैं, और जिसकी ओर रमेश अनुपम जी ने इशारा किया कि वे लगातार अलग अलग पीढ़ियों के साथ संवादरत हैं और किस तरह से अपने एक उदार मन के साथ वे अपने काम को करते चले जा रहे हैं। बेशक उसके प्रकाशन को लेकर कोई विधिवत उनके अंदर आकांक्षा उस तरह से नहीं हो, मगर उनकी कविताएं कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं और उसकी चर्चा होती रही। और जब उनका यह संग्रह आया तो हमने देखा कि कितने बड़े लोगों की और जो उल्लेखनीय लोग हैं, जो बड़े आलोचक हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं और उनकी कविताओं पर निरंतर विचार विमर्श होता रहा है। रमेश अनुपम जी, आपने समय निकाला और अपनी बात यहाँ पर रखी, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और जिस तरह से आपने उनके कवि पक्ष को और उनके कुछ निजी संदर्भों का यहाँ पर हवाला किया, इसके लिए उन्हें समझने में सुविधा हुई। नरेश सक्सेना जी की शख्सियत के कई रंग आज आपके वक्तव्य के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हो सके। बहुत बहुत आभार रमेश जी कि आपने समय निकाला और इस परिचर्चा में शामिल हो सके। जो मित्रगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार उनके नाम ले लूं। संदीप बख्शी जी, मृत्युंजय द्विवेदी जी, स्मिता शर्मा जी, रत्नेश कुमार मिश्र जी, जितेश्वरी साहू जी, वंदना गुप्ता जी और तमाम दूसरे मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। कुछ एक और जो मित्रगण हैं, मैं एक दूसरी जगह पर जाकर उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं और उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कुछ और नाम मुझे अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, इसके लिए तो थोड़ा माफ करेंगे। हाँ, वो अलग अलग सिस्टम है। आशा राठौर जी, एडवोकेट विवेक कुमार जी और तमाम दूसरे मित्रगण जिनके नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबका हार्दिक धन्यवाद। और रमेश अनुपम जी, जाते जाते कोई और ऐसी बात जो आप कहना चाहें तो कृपया कहें और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करें। बस इतना ही कहूंगा मैं कि नरेश जी के तीसरे काव्य संग्रह का हम सबको इंतजार है, वो शीघ्र प्रकाशित होकर आ जाए। तो
2012 के बाद जो उनकी लिखी हुई कविताएं हैं उनसे हम रूबरू हो सकेंगे, पढ़ सकेंगे। बस इतना। जी शुक्रिया। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि नरेश सक्सेना जी निरंतर सृजनरत रहें, और कई विधाओं में उनके काम हैं और कविताओं के काम से हम लोग खास तौर से परिचित हैं। कई दूसरे पक्ष भी हैं उनके, नाटककार का, पटकथा लेखक का, जी फिल्म के निर्देशन का, उस पर भी हम अलग अलग वक्ताओं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश अनुपम जी और तमाम मित्रगण, आपका हार्दिक आभार। कल हम पुनः इस एकाग्र में वापस कुछ और वक्ताओं को सुनेंगे। शुक्रिया। शुभ रात्रि।